नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट कर रहे थे, जिसका नाम था विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। हम सभी लोग सेकेंड यूनिट जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन के कार्य, जिसमें हमारा एक फर्स्ट पार्ट हो चुका है दीर्घ उत्तरी अर्थात लॉन्ग आंसर हम लोगों ने एक कर लिया है। अब इसमें हम सभी लोग लॉन्ग आंसर ही करेंगे और सेकंड पार्ट ये होगा, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर होंगे। उसके बाद एक वीडियो आप लोगों का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन से संबंधित। उसके बाद हम सभी लोग यूनिट थर्ड पे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं लॉन्ग आंसर नंबर 3। देखते हैं कि शिक्षा आयोग अर्थात शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग कहा जाता है। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 से 1966 में इसकी नियुक्ति की गई थी, इसका गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग 1964-1966 का परिचय दीजिए तथा इसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कोठारी आयोग अर्थात शिक्षा आयोग। कोठारी आयोग 1964 का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर एस कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका गठन कब हुआ था? 14 जुलाई। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। 14 जुलाई 1964 को हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे? 17 सदस्य के साथ हुआ था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है और इसी को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र होने के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों का निर्माण किया गया, जिसमें एक कोठारी आयोग भी था जिसका निर्माण भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाने के लिए किया गया था। हेडिंग देख लेते हैं, कोठारी आयोग का परिचय। जैसा कि हमने बताया कि गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में किया गया, इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय सरकार ने इसका निर्माण के बाद यह विचार व्यक्त किया कि आयोग भारत सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता एवं उचित सुझाव प्रदान करेगा। तो किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको सुझाव देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। आयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु विभिन्न जानकारी एकत्र कर उसे भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा एवं शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित राह दिखाएगा एवं देश की वास्तविकता जो शिक्षा स्तर को प्रस्तुत कर उसमें सुधार हेतु विभिन्न सुझावों को आदान प्रदान करेगा एवं भारतीय शिक्षा के स्तर में जो होगा वो वृद्धि करेगा। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो है कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग समझ लेंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जहाँ पे जो टफ होगा, मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो नॉर्मल तरीके से आप लोग समझते चलिएगा और ख़ुद इसको एक बार पढ़ते चलिएगा। कोठारी आयोग पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करेगा। तत्पश्चात भारतीय सरकार को उसकी जानकारी देकर उसमें होने वाले बदलावों के संबंध में भारतीय सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कोठारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। कोठारी आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोधन करना और सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव प्रदान करना। जबकि दूसरा क्या है? भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना, जिससे भारतीय शिक्षा स्तर में वृद्धि की जा सके। नंबर 3, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना एवं उन कमियों के कारणों का पता लगाकर उसकी सूचना भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। नंबर 4, भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए एवं शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना, जैसे कि पहले ये था कि हर सरकार की, हर राज्यों की अलग अलग शिक्षा नीति थी, जैसे कि वहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता था हर अलग अलग होता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो शिक्षा है वो जो है केंद्र भी देखती है और राज्य भी देखती है, तो इस कारण वहाँ पर एकरूपता अब दिखाई देती है। तो कोठारी आयोग, अगला देख लेते हैं कि कोठारी आयोग के सुझाव क्या थे। कोठारी आयोग ने सुझाव क्या क्या दिया था, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। कोठारी आयोग के सुझाव। कोठारी आयोग ने विभिन्न माध्यमों के साथ भारतीय शिक्षा का सर्वेक्षण किया, जिसमें शोध कार्य किए। तत्पश्चात आयोग ने भारतीय सरकार के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो कोठारी आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए थे ये देख लेते हैं। शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव क्या दिए थे? इसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 तक होगी, निम्न प्राथमिक शिक्षा 4 से 5 वर्ष तक होगी, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष की अवधि तक होगी, माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष तक। ये आप लोग देख लीजिए। इसके अंतर्गत कहा गया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष एवं व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की एवं व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। अगला उसने क्या सुझाव दिया? प्रशासन संबंधी सुझाव दिया था। इसमें देख लेते हैं, अध्यापकों की नियुक्ति करना जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो सके। दूसरा क्या है? शिक्षण प्रशासन एवं शिक्षकों के प्रमोशन एवं ट्रांसफर संबंधी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए।
चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की ओर अधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। जबकि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देते हुए शिक्षा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी के बाद आप लोगों की शिक्षा नीति भी अगला क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो इसी की सलाह के अनुसार ही उसका निर्माण किया गया था। तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। अगला क्या है, शिक्षा से जुड़े जिम्मेदार पदों के योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। और अगला क्या है, कोठारी आयोग के पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। तो अगला हेडिंग, कोठारी आयोग के पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव क्या दिए हैं। नंबर 1, आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संपूर्ण राष्ट्र हेतु समान होना चाहिए। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम होगा, अर्थात 1 से कक्षा 8 तक के, वो क्या होगा, वो सभी पूरे भारत में एक ही सिलेबस किया जाएगा। और साथ ही आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन को विशेष महत्व दिया था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और एवं मातृभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व कोठारी आयोग ने दिया था। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा हेतु संपूर्ण राष्ट्र में आधारभूत पाठ्यक्रम होना चाहिए एवं समाज की आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को भी इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। तो व्यावसायिक शिक्षा को इससे जो पहले आपने पढ़ा है उन्होंने भी महत्व दिया और यहाँ पर कोठारी आयोग ने भी व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया है। जबकि तीसरा क्या है, आयोग के पाठ्यक्रम का विभाजन 4 आधारों में विभक्त किया जाना चाहिए। मतलब जो पाठ्यक्रम होगा उसको कितने भागों में, 4 भागों में जो बांट दिया जाना चाहिए। नंबर 1 क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो हेडिंग क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसमें देख लेते हैं, आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को साफ सफाई, खाने पीने, खाने के लिए बातचीत करने, सामाजिक समायोजन करने एवं क्रियात्मक कार्यों में हिस्सा लेने संबंधी कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में। क्या है, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या इन्होंने सुझाव दिया था, कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, सामान्य गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, क्रियात्मक कार्य एवं सृजनात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। ये सब रटने वाले फैक्ट हैं, आप लोग इसको रट जरूर लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाएगा। जबकि चौथा क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। और वित्त संबंधी इन्होंने क्या सुझाव दिया था, वित्त के संबंध में सुझाव दिया था। नंबर 1, केंद्र सरकार को अपनी आय का कम से कम, जो जीडीपी है केंद्र सरकार की, वो जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। नंबर 2, शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए जिससे राजकोष में वृद्धि की जा सके। मतलब व्यावसायिक बनाना चाहिए कि शिक्षा को सभी के लिए खोल देना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। सभी लोग इसको जब चाहें तब एक अपना स्कूल कॉलेज खोलकर उसको व्यावसायिक तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि सरकार को क्या हो सके, उससे रेवेन्यू प्राप्त हो सके। नंबर 3, प्रांतीय सरकारों को भी अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, जो कि आज भी नहीं है। नंबर 4, ग्राम पंचायतों को भी वित्तीय निवेश करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सके। नंबर 5, नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला हेडिंग क्या है, कोठारी आयोग के मूल्यांकन संबंधी सुझाव। तो कोठारी आयोग के मूल्यांकन संबंधी सुझाव क्या थे। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था करनी चाहिए। जबकि प्राथमिक स्तर आंतरिक मूल्यांकन मतलब प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहे हैं, शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जाए कि विद्यार्थी आने लगें। तो इन सभी चीज़ों पर मूल्यांकन करनी चाहिए। तभी तो आप देखिए कि वहाँ पर मिड डे मील नामक व्यवस्था लागू कर दी गई योजना भारत सरकार के द्वारा, ताकि विद्यार्थी जो है, जहाँ पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है, 2 वक्त की रोटी विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती, बच्चों को नहीं मिल पाती, जिसके कारण अनेक बीमारियाँ उन्हें होती है। तो कम से कम अगर स्कूलों में खाना दिया जाएगा तो विद्यार्थी पढ़ने तो नहीं, कम से कम खाना खाने तो आएगा, और खाना जब खाएगा तो उसी के बहाने पढ़ भी लेगा। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। जबकि दूसरा क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे दिए गए नंबर वैध एवं विश्वसनीय हो सके। जो आपका पेपर 40 नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन जो आता है, वो वस्तुनिष्ठ, जो पहली बार इन्हीं ने सुझाव दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को परीक्षाओं में लागू किया जाना चाहिए। नंबर 3, कक्षा 10 के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में संपन्न कराई जानी चाहिए। नंबर 4 क्या है, बोर्ड की परीक्षाओं में अंक की जगह ग्रेड प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जो कि अभी 10-12 साल पहले ही अपनाई गई है। सोचिए कि कोठारी आयोग ने तब कहा था कि अंक देने के बजाय आप लोग ग्रेड प्रणाली अपनाइए, ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। नंबर
5 क्या है कि माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाओं को भी प्रोत्साहित देना चाहिए। जो इंटर या 10 और 11-12 की परीक्षाएं होती हैं उसमें मौखिक परीक्षाओं को भी देखना चाहिए, मौखिक परीक्षाएं भी लेनी चाहिए। और हेडिंग क्या है अब अगला, विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव क्या दिए थे। अब देख लीजिए इसने क्या है, प्राथमिक संबंधी सुझाव दिए हैं, माध्यमिक स्तर भी, और जो विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय सुझाव भी इन्होंने दिए हैं। तो विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव क्या है। नंबर 1, भारत के सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय परिषद का सदस्य बनाना चाहिए। नंबर 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब यूजीसी जो है, यूजीसी में 1/6 सदस्य जो होंगे वो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होंगे उसमें। तो नंबर 3, केंद्र में एवं संस्थाओं की स्थापना की जाए। नंबर 4, उच्च अध्ययन केंद्रों को अधिक से अधिक आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 5, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। आज भी देखिए जो भी स्कूल जो यूजीसी से संबंधित अगर वहाँ से अथॉरिटीज़ से परमिशन नहीं मिला हुआ है यूजीसी से, तो वो मान्य नहीं होती हैं। तो इसीलिए किसी कंपटीशन में आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग ऐसे विश्वविद्यालय से इंटर बीए और बीकॉम ये सब नहीं किए हुए हैं यूजीसी से मान्यता प्राप्त, तो वो जो डिग्री होती है आपकी अवैध मानी जाती है। नंबर 5, आवश्यकताएँ होने पर ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। अब इन सभी का निष्कर्ष क्या निकला है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। कोठारी आयोग का शिक्षा के क्षेत्र में बेहद अहम योगदान है। इसके जरिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया गया है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया युग प्रारंभ किया और शिक्षा के बजट में वृद्धि करने का पूर्ण रूप से कार्य कोठारी आयोग के माध्यम से ही पूरा हो पाया है। इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि कोठारी आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से 10-5 फैक्ट निकाल कर रख लीजिएगा और उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो मिला के तीनों चारों क्वेश्चन मिला के आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, 1-2 बार इस क्वेश्चन को जरूर रख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पृष्ठभूमि का वर्णन करिए और इस नीति के प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन भी कीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की पृष्ठभूमि 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम संदेश में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है। इसके लिए नई शिक्षा नीति का निर्धारण की जाएगी। अतः नई शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु भारत सरकार ने अगस्त 1985 को नई शिक्षा नीति की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से एक दस्तावेज प्रकाशित किया था, जिसे देश की सभी भाषाओं में अनुवादित कराकर लगभग 8 लाख प्रतियां तैयार की गई थी और देश की सभी राज्यों में इसे सरकारों को एवं संघीय क्षेत्र के प्रशासकों को ये प्रतियां भेजी गई थी। समस्त देश में इससे दस्तावेज पर व्यापक बहस हुई और सभी वर्गों द्वारा इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। अंततः देशव्यापी विचार विमर्श के उपरांत शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के समस्त प्रस्तुत किया गया। इसी स्वीकृति के उपरांत 1986 में संसद में बजट अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक नाम से प्रस्तुति के नाम से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसे मई 1986 में संसद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संसद से कब पारित की गई थी, तो मई 1986 को पारित की गई थी। और इसको किस सत्र में रखा गया था, तो 1986 में संसद के बजट अधिवेशन में इसको रखा गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इससे कुल कितने भाग हैं, 12 भाग हैं, जिसमें नई शिक्षा नीतियों को लिपिबद्ध किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके कि कौन कौन सी विधियां इसमें दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियां क्या है, क्या इसने कहा था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख संस्तुतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भाग 1, भूमिका क्या है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का व्यापक प्रभाव पड़ा है। समस्त प्रांतों में 10-2-3 की जो शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था। मतलब जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना कि क्लास 10 तक, फिर उसके बाद 2 साल, फिर बीए 3 साल। तो इस प्रकार जैसे कि आप सभी लोगों ने इसी स्तर पर पढ़ाई की होगी कि सभी प्रांतों में क्लास 10 तक सभी लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 साल पढ़ते हैं, 11 और 12, फिर उसके बाद जो बीए करते हैं या बीएससी करते हैं 3 साल का, वो संरचना किसने दिया था, इसी ने दिया था पहली बार। तो 10-2-3 की शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है और प्राथमिक स्तर पर 90% बच्चों को उपलब्ध है और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस देश में आवश्यकता अनुसार जनशक्ति को पूर्ति हो रही है। साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया गया कि उन नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणत नहीं हो सके हैं। देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ, जनसंख्या में तेजी से बढ़ रही है, जो कई समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं और भविष्य में अनेक समस्याएं होंगी। अतः आवश्यक है कि वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे। तो अब देख लीजिए, नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, जो कि अभी लागू नहीं हुई है। अभी बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से लागू हो
हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी जो नई शिक्षा नीति, इसको हटाकर जो नई शिक्षा नीति बनी है वो बन चुकी है, तैयार है। कुछ राज्यों में कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे लागू हो चुकी है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं हुई है। यह जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, इसको आप लोग अगर पेपर आप लोगों का नहीं होता, पेपर के सिलेबस में भी नहीं होता, तो इसको आप लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको अभी से ही अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। द्वितीय भाग क्या है? शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। इसमें स्वीकार किया गया है कि सबके लिए शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है एवं संवेदनशील बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है, और यह मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता को उत्पन्न करती है, जिससे कि हम लोकतांत्रिक लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है, अर्थात शिक्षा में इसीलिए निवेश लगाया जाता है कि हमारा जो है आगे जो आने वाला फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। तीसरा भाग क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इस भाग में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो और सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही पूरे देश में शिक्षा संरचना जो है वो 10+2+3 लागू होनी चाहिए, जिसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय मनुष्यों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास हो सके। साथ ही शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिकतम स्तर निश्चित होना चाहिए, जिसमें गुणवत्ता जो होगा सुधार होना चाहिए। चौथा क्या है? चौथा, समानता के लिए शिक्षा। इस भाग में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक, विकलांगों एवं प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। पाँचवा क्या है कि पाँचवां भाग विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा। इस भाग में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचियों पूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारण विद्यालयों की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार को उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी। अर्थात जो इसमें आप लोग देख लीजिए, पूर्व प्राथमिक जो छोटे बच्चे होते हैं, जो LKG UKG के अलग होते हैं, अर्थात जो प्ले स्कूल में होते हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, बस बैठना होता है, कैसे खाना होता है, ठीक है, ऐसे स्कूलों में शिशुओं के पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। जबकि प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक होते हैं, उनकी रुचि के अनुसार बात करनी चाहिए, वो क्या समझते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनको पसंद हो वही काम करना चाहिए। जबकि माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारण विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, एक छोटा सा फील्ड हो और वहाँ पर खेल कूद संबंधित चीज़ें की जानी चाहिए। जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर एक बड़ा विश्वविद्यालय आप लोग देखते होंगे कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होता है, उसकी फील्ड बहुत बड़ी होती है, ठीक है। वहाँ पर हर स्तर की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित भी विषय उसमें होने चाहिए। छठा भाग क्या है? तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा। इसमें तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है, इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है। जबकि सातवां भाग क्या है? शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। इसमें शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने और शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों के कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है। अर्थात शिक्षा जो विद्यार्थी है उसका भी कुछ कर्तव्य होता है और जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसका भी कुछ कर्तव्य होता है। इन दोनों में कर्तव्यों का उनमें बोध होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, और जो हमारा कर्तव्य है डिग्री कॉलेज में या स्कूल में या प्राथमिक स्कूलों में, उसको हमें 100% करना चाहिए। आठवां भाग क्या है कि शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, जिसमें लिखा है कि इसमें सांस्कृतिक मूल्यों एवं भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ गणित विज्ञान की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। और अंत में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं उनको भी, और साथ ही भारतीय भाषाओं को भी विकास तो उनका करना चाहिए, और साथ ही साथ विज्ञान एवं गणित पर भी ध्यान देना चाहिए। अंत में जो मूल्यांकन, मतलब कि जो बच्चे की जो परीक्षा बच्चे की परीक्षा क्यों ली जाती है, उसके मूल्यांकन से संबंधित ही ली जाती है ना, कि साल भर में विद्यार्थी ने क्या पढ़ा है, उसको समझ में कितना आया है, तो उस व्यवस्था में भी सुधार किए जाने चाहिए। नंबर 9, भाग 9 में शिक्षक से संबंधित बात कही गई है। इस भाग में शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया है और उसके वेतनमान बढ़ाने तथा सेवा कार्यों को आकर्षित की बात की गई है। अर्थात उसका वेतनमान जितना अधिक होगा उतना ही जो होगा, लोग जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो शिक्षक की तैयारी करेंगे और अच्छे शिक्षक बनेंगे। और शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार
की सुझाव भी दिए गए हैं, अर्थात जो शिक्षक होगा उसका जो प्रशिक्षण होगा उसकी भी ट्रेनिंग होगी, उसके भी सुझाव इसमें दिया गया था। नंबर 10, भाग 10 में क्या गया है कि शिक्षा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। इसमें प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात कही गई है और शिक्षा प्रशासन को चुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा कही गई है, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख लीजिए, शिक्षा पर इन्होंने जो उसका विकेंद्रीकरण करने की बात कही गई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अलग होता है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय अलग होता है, माध्यमिक अलग होता है, जबकि प्राथमिक अलग होता है और सभी के अधिकारी अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, विकेंद्रीकरण की बात कही गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही जो प्रथम 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें हमारी जो राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, उसका 6% जो शिक्षा पर व्यय करने की बात भी कही गई है, जो कि पूरा नहीं किया गया आज तक। 11वां क्या है, संसाधन तथा समीक्षा। इसमें स्वीकार किया गया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा की जाएगी, अर्थात नई शिक्षा नीति प्रत्येक 5 वर्ष में कितनी इस पर काम हुआ है, कितना व्यय हुआ है, कितना विकास हुआ है, कौन सी कमी है, कौन सा कार्य नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक है, और उनके परिणामों जो वो बताएंगे उस पर काम किया जाएगा। जो जो कमियां रह गई हैं उस पर काम पूरा करके उसमें सुधार करके उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि 12वां और अंतिम भाग क्या था, भविष्य में इस भाग में ये विश्वास किया गया है कि हम निकट भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोच्च स्तर के होंगे। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 100% साक्षरता की बात कही गई, याद रखिएगा 100% साक्षरता की बात कही गई, जो कि आज भी पूरा नहीं हुआ है। आज भारत की साक्षरता कितनी है, कितनी साक्षरता दर है, 74.4 अर्थात 74.4% भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 82.14% अर्थात 82.14 जो है वो पुरुषों की साक्षरता दर है, जबकि महिलाओं की 65.46% अर्थात 65.46% महिलाओं की साक्षरता दर है। और टोटल कितना है भारत की साक्षरता दर, 74.4 अर्थात 74.4 है भारत की साक्षरता दर। आज भी 100% पूरा नहीं हुआ है और 100% लक्ष्य किसने रखा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही रखा गया था। तो हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त सर्वोच्च स्तर पर होगा तभी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही तरीके से लागू की जाएगी, ठीक है, तभी। और जो विद्यालय जो विद्यार्थी छोड़ते हैं प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर पर, उनकी वहाँ पर भी उपस्थिति अगर अच्छे तरीके से दर्ज की जाएगी, तभी वो जो विद्यार्थी होंगे वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालयों में आएंगे, ठीक है। तो पहले हमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अच्छे तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, तभी जो उच्च शिक्षा स्तर जो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था प्रति व्यक्ति, वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोगों की समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शैक्षिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, इसको जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या तो पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। शिक्षक नियोजन का बस अर्थ मैं बता देता हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाए कि चाहे वो निम्न जात का हो या उच्च जात का हो, समाज में सभी लोगों को वो शिक्षा प्राप्त हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा का नियोजन ऐसा ही होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इसको पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन के प्रकार क्या क्या हैं। स्वतंत्र नियोजन होता है, नंबर 2 उद्देश्य युक्त नियोजन होता है, नंबर 3 दीर्घकालिक नियोजन होता है, नंबर 4 अल्पकालिक नियोजन होता है और 5वां क्या है, स्थिर नियोजन होता है। अर्थात एक स्वतंत्र नियोजन होना चाहिए और दूसरा कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे कि कोई उद्देश्य पूरी हो सके, और तीसरा कैसी शिक्षा हम बनाएं जो कि दीर्घकालिक समय तक, आने वाले समय तक वो चलती रहे, और ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए जो कि तुरंत फ़ायदा करे बच्चों को, तुरंत उससे लाभ हो सके, और ऐसी भी शिक्षा होनी चाहिए। नंबर 5 स्थिर शिक्षा जो अनवरत चलती रहे। आगे है छठा नंबर गतिशील शिक्षा, अर्थात गतिशील नियोजन ऐसी होनी चाहिए, नियोजन ऐसी करनी चाहिए शिक्षा की जो कि लगातार उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। नंबर 7 क्या है, शैक्षिक नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन ऐसी होनी चाहिए, क्षेत्र के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। 8वां क्या है, संस्थागत नियोजन होना चाहिए, जबकि 9वां प्रशासनिक नियोजन होना चाहिए, 10वां आवश्यकता पर आधारित नियोजन और 11वां साधन पर आधारित नियोजन होना चाहिए।
नंबर 12 वित्त नियोजन, पैसे का नियोजन किस प्रकार व्यवस्था कैसे करनी चाहिए जिससे कि शिक्षा व्यवस्था आगे उसमें कोई कमी न हो पाए। 13वां क्या है, गुणात्मक शिक्षा देनी चाहिए, मतलब गुणात्मक शिक्षा नियोजन भी होना चाहिए कि उसमें जो होगा उसमें जो सहायता प्राप्त होना चाहिए, उसका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सभी गुणात्मक नियोजन में आते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने बनाया था, तो आप लोग वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, निर्णय लेने का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया एवं निर्णय लेने की कौशल पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग इसको भी एक बार पॉज करके देख लीजिए। यहाँ पर आप निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसमें लक्ष्य निर्धारण होगा। नंबर 2, अपनी समस्या के विस्तार से व्याख्या करना होगा। और तीसरा क्या होगा, समस्या का विश्लेषण करना पड़ेगा। और जब भी अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, तो समस्या का विश्लेषण करने के तरीके भी देखेंगे होंगे। नंबर 1 क्या है, वैकल्पिक समाधान होगा। और दूसरा, चयन द्वारा किया जाना समाधान होगा। जबकि यहाँ पर आप निर्णयों का क्रियान्वयन कर सकते हैं और निर्णय की प्रतिपुष्टि भी हो सकती है। निर्णय लेने का कौशल, तो यहाँ पर नंबर 1 क्या है, महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करना पड़ेगा आपको। और जबकि दूसरा क्या है, नैतिक निर्णय लेने का कौशल भी आप लोग के अंदर होना चाहिए। तीसरा क्या है, विकल्पों का सही मूल्यांकन। जबकि चौथा, उपभोक्ता निर्णय लेना। और पांचवा क्या है, टीम निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। और छठवां क्या है, चिकित्सा निर्णय लेने का कौशल। सातवां, डेटा संचालित निर्णय लेने का कौशल। और जबकि आठवां क्या है कि जोखिम और अनिश्चय के साथ निर्णय लेने का कौशल, अर्थात निर्णय लेने के ही क्रम में बताया गया है इसमें कि कैसे कैसे व्यक्ति किस किस परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों के लॉन्ग में मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया है। तो अब आप लोगों का बस एक वीडियो बनेगा जो कि शॉर्ट आंसर होगा, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। और इसमें इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बताया सही से, क्योंकि ये बहुत ही आसान थे। हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अगर अब मैं हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप लोग बच्चे तो हैं नहीं। जो जहाँ पे टफ होगा मैं वहाँ पे आप लोगों को बताता रहूँगा, और नहीं तो क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, एक बार उसको ज़रूर रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसके बाद आप लोगों का 3rd यूनिट शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और एक बार जब वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो उसको एक बार कमेंट करने में ज़्यादा क्या है, ये आप बताइए कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो कम से कम कमेंट तो कर दीजिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे ऐसे तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैं निकाल के दूँ और आप लोग को एक कमेंट या एक लाइक भी आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि कोई पढ़ा पाएगा। मैं मोटिवेट ही नहीं रहूँगा तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। मैं किसी दूसरी चीज़ में अपना टाइम दे सकूँगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं बचता। मैं सिर्फ निकालता हूँ इसलिए टाइम कि आप लोग इंतज़ार करते हैं वीडियो का, इसलिए मैं निकालता हूँ। तो आप लोग भी एक बार कमेंट और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।